दीदी पार्लर सीखने जाती और पीछे से जीजू ऑफिस से घर आ जाते। उस गर्मी की दोपहर में जब जीजू ने मेरे गीले बालों को सहलाया तो मर्यादा की सारी दीवारें एक पल में ढह गई। पर अब खेल बदल चुका था। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी दीदी की शादी हुए 6 महीने हो गए हैं। उनके ससुराल में सासुर, जेठ जेठानी और 2 ननद है। दोनों ननद की शादी दोनों भाइयों की शादी के पहले हो चुकी है और वो अपने ससुराल में रहती है। मेरे जीजू बैंक मैनेजर हैं। जीजू देखने में काफ़ी हैंडसम और रौबदार व्यक्तित्व के लगते हैं। कोई भी लड़की उन्हें देख ले तो एक बार में ही पसंद कर ले। जब मैं भी अपने जीजू को पहली बार देखी थी तो मेरे दिल में ये आया कि काश इस लड़के से तो मेरी शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन दीदी मुझसे बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि घर की बड़ी बेटी की ही पहले शादी होगी और मैं कैसे कह सकती थी कि इस लड़के से मुझे शादी करनी है। तो सब कुछ शादी की बातें तय हुई और शादी तय समय पर हो गई। लेकिन जीजू से जब भी मैं बातें करती या जीजू से मिलती तो उन्हें देखकर कुछ कुछ होने लगता। जीजू को भी कई बार मैंने चुपके छुपाते देखते हुए देखा है। जीजू से मैं जब भी कुछ हंसी मजाक करती तो वो भी मुझसे मजाक करते, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझसे शर्माते। जीजू जब भी नई नई शादी में दीदी को मिलने अपने मायके ले आते हैं तो जीजू और दीदी साथ में आते और बस एक दिन रहकर चले जाते हैं। क्योंकि दीदी और जीजू बेंगलुरु में उनकी पोस्टिंग है तो वो पति पत्नी साथ में बेंगलुरु के फ्लैट में रहते हैं। दीदी और जीजू ये दूसरी बार दीदी के शादी के बाद घर पर आए थे। उनका स्वागत मैं और माता पिता ने अच्छे से किया। दीदी ने कहा, मम्मी क्यों ना सुषमा को भी बेंगलुरु ले चले, वो वहाँ से अपनी पढ़ाई कर लेगी। वहाँ अच्छे कॉलेज हैं और वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। तो मम्मी ने कहा, सुषमा बस तेरे से 2 साल छोटी है, अब उसके लिए भी हम लड़का देखेंगे और अच्छा लड़का और घर बार यदि हमें सही लगा तो इसके भी चट मंगनी और पट ब्याह करवा देंगे। वहाँ पर यदि रहेगी तो फिर लड़के वाले देखने आएंगे तो आने जाने में परेशानी होगी, तो इससे यहीं पर रहने दे। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। ऐसा सुनकर सुषमा थोड़ा निराश हो गई क्योंकि बॉबी बेंगलुरु जाने की बात सुनकर के अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई थी। फिर पुष्पा ने कहा, मम्मी तो आप सभी चले साथ में, बेंगलुरु एक बार घूम लेना। तो मम्मी ने कहा, बेटा मैं अभी तो नहीं जा सकती, तो एक काम कर, सुषमा को लेती जा, उसे घुमा देना और कुछ समय वो साथ में रह लेगी, इसके बाद यहाँ पर पहुँचा देना। तो पुष्पा को ये सही लगा कि सुषमा वो हमारे साथ कुछ टाइम रह लेगी और बेंगलुरु भी घूमने में उसका मन लग जाएगा। फिर मम्मी ने कहा, सुषमा तू एक बार दामाद जी से पूछ ले, ये भी उन्हें कुछ आपत्ति हो तो। पुष्पा ने कहा, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो कभी भी मना नहीं करेंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। मम्मी आपको तो पता ही है, बड़े बड़े शहरों में लोग बस अपने से ही मतलब रखते हैं, कोई ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। जैसे यहाँ पर आस पड़ोस में लोग एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, लेकिन वहाँ मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैं सुषमा को वहाँ ले जाऊँगी तो कुछ समय के लिए तो मेरा मन लगा रहेगा, सुषमा का भी। मम्मी ने हंसते हुए कहा, ठीक है जैसे तुम लोगों की मर्जी, लेकिन जैसे हम लड़के वाले देखेंगे तो फिर यहाँ सुषमा को पहुंचा देना। तो मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अभी कोई अच्छा रिश्ता तो आने दो, आप लोग फोन पर ही अभी बातें कर लेना। 3 दिन के बाद पुष्पा, सुषमा और राजीव बेंगलुरु की फ्लाइट थी। वो फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच गए। सुषमा थी तो पुष्पा से छोटी, लेकिन वो देखने में पुष्पा से बड़ी लगती थी। पुष्पा देखने में खूबसूरत तो थी, लेकिन सुषमा से कम, और पुष्पा पतली दुबली सी और उसकी हाइट भी थोड़ी कम थी, लेकिन सुषमा हाइट में लंबी चौड़ी देखने में खूबसूरत थी। भी पुष्पा से काफी सुंदर गोरी चिट्ठी और उसके नए नक्श भी दिखे थे। उसके शरीर भरा हुआ था। सुषमा को तो अपने जीजू के साथ समय बिताने का मौका चाहिए था और ये उसे अच्छा मौका मिल चुका था, जो पुष्पा ने ही दिलाया था। वो अपनी बहन के साथ धोखा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने जीजू के साथ मस्ती जरूर करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी के पहले वो अपने जीजू के साथ शारीरिक संबंध बना ले, क्योंकि जीजू उसे बहुत ही हैंडसम लगते थे। जीजू के ऑफिस जाते ही दोनों बहनें बैठकर आपस में बातें करती और टीवी देखती। पुष्पा कुछ समय के बाद पार्लर का काम सीखने जाने लग गई। उसने सुषमा को भी बोला, सुषमा तू भी चल, साथ में सीख लेना। सुषमा ने मना कर दिया, दीदी मेरा तो अभी मन नहीं है। पुष्पा ने कहा, अरे 2 घंटे में ही तो वापस आ जाना है, चल साथ में सीख लेगी तो अच्छा रहेगा। सुषमा ने कहा, दीदी लेकिन मेरा मन नहीं है। तो पुष्पा ने कहा, चल ठीक है तो मैं जाती हूँ, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। पुष्पा पार्लर का काम सीखने पार्लर चली जाती है और सुषमा घर पर बैठ कर के टीवी देखती और फ़ोन पर बातें करती है। थोड़ी देर के बाद वो नहाने चली जाती है और नहा करके जैसे ही वापस आती है उसे बेल की आवाज़ सुनाई देती है। कोई दरवाजे पर था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसके जीजू राजीव को देखती है। ये देख कर के ही वो चौंक जाती है और जीजू से कहती है, जीजू आप तो ऑफिस चले गए थे, तो फिर?
तो राजीव कहता है, हाँ मैं ऑफिस के ही किसी काम से आया हूँ। तो वो अपने कमरे में चले जाता है। ये देख सुषमा खुश हो जाती है कि अभी तो दीदी भी घर पर नहीं है और मैं और जीजू अकेले हैं। वो गर्मी का समय था। राजू अपने कमरे में जाते हैं, एसी ऑन कर देते हैं, दरवाजे लगाकर बैठ जाता है, थोड़ी देर रिलैक्स करता है। तभी सुषमा पानी लेकर के आती है और कहती है, जीजू लो पानी पी लो। राजीव जैसे ही ग्लास सुषमा के हाथों से पकड़ता है, सुषमा राजीव के हाथों को अपनी उंगलियों से जानबूझकर सहलाने लगती है। इस पर राजू सुषमा को चौंक करके देखता है और वो कुछ देर सुषमा को देखते रह जाता है, क्योंकि उसके गीले बाल और गुलाबी होठ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसका हिचा भरा हुआ शरीर वो बहुत ही मस्त लग रही थी। फिर वो एक झटके से अपनी नजरें हटा लेता है, लेकिन सुषमा ने भी देख लिया था कि जेजू उसे एक टक देख रहे हैं। उसे भी लगता था कि जेजू को मन में उसको लेकर के कुछ कुछ होता है। सुषमा राजू के बगल में बैठ जाती है। राजीव सुषमा को एक टक देखता है और कहता है, क्यों साले साहिबा, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। सुषमा कहती है, ये खूबसूरती किस काम की कि कोई देखने वाला ही ना हो। राजू सुषमा के करीब आता है और उसके गीले बालों में हाथ लगाता है और कहता है, सुषमा तुम बहुत खूबसूरत हो। सुषमा अपने जीजू को बाहों में भर लेती है और कहती है, जीजू मैं चाहती हूँ मेरी खूबसूरती पहले आप देखो। राजू कहता है, साले साहिबा ये आप क्या कर रही हो, आपकी शादी तय होने वाली है। सुषमा कहती है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जिस्म पर पहला हक आपका है। मैं जब आपको पहली बार देखी थी तभी मेरे मन में आपको लेकर के कुछ कुछ होने लगा था। जीजू मैं भी आपको अच्छी लगती हूँ ना। राजीव सुषमा के होठों को कस कर चूमने लगता है और कहता है कि तुम्हारे इस भरे हुए जिस्म को देखकर तो कोई भी तुम पर मर मिटे। तुम हो ही ऐसी चीज कि हर कोई तुम्हें पा लेना चाहेगा। तो फिर इतने दिनों से आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो। राजीव ने कहा, मुझे लगा कि शायद तुम गुस्सा हो जाओगे। सुषमा अपने जीजू के शर्ट का बटन खोल देती है और अपने जीजू के सीने से लग जाती है। राजीव भी अपने साले साहिबा सुषमा के समीज को उतार फेंकता है और उसे बेड पर लेटा देता है। सुषमा के जिस्म को बाहों में भरकर उसे ऊपर से नीचे चूमता है। राजीव उसे जी भर के प्यार करता है और उसके कान में धीरे से कहता है, सुषमा तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सुषमा के सीने को लगातार दबाता और चूमता है। सुषमा और राजू के बीच उस समय वो सब कुछ हुआ जो सुषमा चाहती थी। सुषमा मौका मिलते ही हर रोज अपने जीजू के साथ शारीरिक संबंध बनाती। राजू भी सुषमा को बाहों में भर लेता। जब भी पुष्पा घर से बाहर होती या फिर अपनी किसी सहेली के घर पर होती तो सुषमा राजीव को फोन कर बताती और राजीव ऑफिस से घर आ जाता। दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार करते और पुष्पा के आने से पहले राजीव ऑफिस चले जाता। ये सिलसिला करीब 1 महीने से चलता रहा और पुष्पा को इसकी खबर तक न थी। एक दिन पुष्पा की मम्मी का फोन आया कि लड़के वाले सुषमा से मिलना चाहते हैं, उसे यहाँ पहुँचा देने, और काफ़ी समय हो गया उसे बेंगलोर में तुम सबके साथ रहते हुए। तो पुष्पा कहती है, ठीक है मम्मी, बस कुछ दिनों में हम सुषमा को लेकर गांव आ जाएंगे। ये बात जब पुष्पा सुषमा को बताती है तो सुषमा उदास हो जाती है और जब राजीव सुनता है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। राजीव को भी सुषमा के जिस्म की आदत लग गई थी। जब तक वो उसे प्यार नहीं करता उसे चैन नहीं आता था। राजीव और सुषमा के बीच ये संबंध उनके अलग होने तक चलता रहा और जब तक पुष्पा को पता चलता रहा। नहीं करता, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता, एक दिन भी अब वो रह नहीं पाता। एक दिन जब पुष्पा पार्लर गई थी और सुषमा और राजीव एक दूसरे को जी भर के प्यार कर रहे थे तो सुषमा राजीव से कहती है, जीजू मेरा अब आपके बगैर मन नहीं लगता, मैं आपकी साथ ही रहना चाहती हूँ। राजीव सुषमा को बाहों में भर लेता है और कहता है, लेकिन तुम्हारी दीदी से तो मेरी शादी हो चुकी है, फिर ये कैसे होगा। सुषमा कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुन राजू चौंक जाता है और सुषमा से कहता है, सुषमा ये तुम क्या कह रही हो। सुषमा कहती है, जीजू मैं सही कह रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं जांच की हूँ, इसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। ये सुन राजू अपने कपड़े पहनने लग जाता है और कमरे से बाहर निकलता है। सुषमा भी अपने कपड़े पहनने के बाद राजीव के पीछे पीछे आती है और कहती है, जीजू आप मुझसे शादी कर लो। राजीव कहता है, सुषमा ये नहीं हो सकता है, चलो मैं तुम्हें दवा ला के देता हूँ। सुषमा कहती है, जीजू मैं दवा नहीं खाऊंगी और ना ही मैं अबॉर्शन करवाऊंगी, मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ और ये बच्चा मैं रखूंगी। ये सुनकर राजू हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, सुषमा ये तुम क्या कह रही हो, जिद मत करो, मैं अभी दवा ला के देता हूँ। सुषमा कहती है, जीजू जिद तो आप कर रहे हैं, मैं तो ये दवा नहीं लूंगी। सुषमा की जिद ने राजीव के होश उड़ा दिए थे। बैंक मैनेजर की उसकी साख, पुष्पा के साथ उसका रिश्ता और समाज में उसकी इज्जत, सब कुछ दाव पर लगा था।
राजीव ने गुस्से और डर के मारे अपना माथा पकड़ लिया। उसने सुषमा का हाथ झटकते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो सुषमा। अगर पुष्पा को पता चला या तुम्हारे घरवालों को खबर हुई तो खून खराबा हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारी बदनामी होगी सो अलग। लेकिन सुषमा अब उस मासूम साली की तरह नहीं देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और अधिकार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बदनामी आपकी होगी जीजू, मेरी नहीं। लोग यही कहेंगे कि जवान साली घर आई और जीजू ने उसका फायदा उठाया। मैं तो बस अपनी जगह बना रही हूँ। अगले कुछ दिन उस घर में एक अजीब से तनाव के बीच बीते। पुष्पा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके अपने बेडरूम की दीवारों के पीछे क्या साजिश रची जा रही है। वो रोज पार्लर जाती और पीछे से राजीव और सुषमा के बीच तकरार और समझौते का दौर चलता। राजीव अब सुषमा से पीछा छुड़ाने के रास्ते खोजने लगा था, लेकिन सुषमा की प्रेगनेंसी उसके गले की हड्डी बन गई थी। एक दोपहर जब पुष्पा घर पर नहीं थी, राजीव ने सुषमा को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। देखो सुषमा, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा, तुम गांव जाकर कह देना कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है, पर इस बच्चे को हटा दो। सुषमा ने सीधे उसके करीब आकर उसके शर्ट की कॉलर पकड़ी और कहा, मुझे पैसे नहीं, आप चाहिए। मुझे दीदी की तरह इस घर की मालकिन बनना है। या तो आप मुझे अपना लो या फिर मैं दीदी को सब बता दूंगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दोनों सकपका गए। सुषमा ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और राजीव पसीने से तरबतर होकर अपने कमरे की ओर भागा। दरवाज़ा खुला तो सामने पुष्पा खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसने अंदर आते ही सीधे सुषमा को देखा और फिर राजीव को, जो अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। पुष्पा ने बिना कुछ कहे टेबल पर एक फाइल रखी। वो राजीव के फ़ोन के कॉल डिटेल्स और कुछ डॉक्टर की पर्चियां थीं, जो उसने पिछले कुछ दिनों से राजीव की हरकतों पर शक होने के कारण निकलवाई थीं। पुष्पा ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, कितने दिनों से चल रहा है ये सब? और सुषमा, तू तो मेरी बहन थी ना? घर में सन्नाटा छा गया। राजीव के पास कोई जवाब नहीं था और सुषमा की आंखों में अब डर दिखने लगा था। पुष्पा ने आगे बढ़कर राजीव को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगा था मैं पार्लर जाती हूँ तो अंधी हो जाती हूँ? तुम्हारे फ़ोन के मैसेज और सुषमा का बदला हुआ व्यवहार सब चीख चीख कर सच कह रहा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से 3 जिंदगियां पूरी तरह तबाह होने वाली थी। पुष्पा ने फ़ोन उठाया और अपने पिता का नंबर डायल किया, जबकि राजीव और सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक